सर आपसे पूछना चाहूंगा कि मोदी सरकार के जो तीसरा टर्म है उसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तो 100 दिन में जो उन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े काम करने के लिए देश हित में, या फिर कुछ लोगों को उससे नुकसान हुआ है नहीं हुआ, वो आप बताएंगे क्या वो पूरे हो गए हैं और ये 100 दिन में उन्होंने क्या नई उपलब्धि हासिल की है। साथ ही मोदी जी अभी तक हरियाणा और जम्मू में विजिट करने के लिए नहीं गए हैं रैलियों में। तारीख आई है कि जम्मू भी जाएंगे, कश्मीर भी जाएंगे, वहां पर जाएंगे और वहां पर इनकाउंटर भी शुरू हो गए हैं। मीडिया तमाम ये चीजें चला रहा है कि मोदी जी के आने से पहले बहुत सारे लोगों का सफाया भी चल रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या उपलब्धियां हैं और मोदी जी कब जा रहे हैं चुनाव रैली में। आज मोदी जी की सरकार को 100 दिन हो गए। और एक कहावत है कि 100 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी चले कहीं नहीं, पहुंचे कहीं नहीं, उपलब्धियां कुछ नहीं है। लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मोदी जी रोज जो है गणित लगाते हैं कि 100 दिन में मुझे क्या क्या करना था। और आपको मैंने कई बार कहा है कि उन्होंने चुनाव के दौरान लोगों को कहा था कि मैंने सारे मंत्रालयों को, सारे सचिवों को बुलाकर 100 दिन का काम दे दिया है कि उन्हें 100 दिन में क्या। और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि मोदी जी ये समझते थे कि चुनाव का नतीजा कुछ भी निकले, जीत उनकी होगी और हर हाल में वो जीते। 400 सीटों का उनको भरोसा था। और इसीलिए मोदी जी जिस समय चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, उस समय मोदी जी दिल्ली आते थे और दिल्ली आकर लोगों को समझाते थे कि क्या-क्या करना है। अब सवाल ये है कि मोदी जी ने आज खुद जनसभा में जाकर कहा कि मैंने 100 दिन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अब अगर आप किसी भी आदमी से पूछोगे मोदी जी की 10 साल की और इन 100 दिनों की क्या उपलब्धियां हैं, तो कोई इनका भक्त है वो भी नहीं बता सकता। उपलब्धियों के नाम पर मोदी जी जो है एक तरह से गाली-गलौच पर उतर आते हैं। आज फिर उन्होंने कहा कि मोदी है, मोदी अपना रास्ता नहीं भूलेगा, मोदी अपना रास्ता नहीं छोड़ेगा। अब सवाल ये है कि 100 दिन में मोदी जी का रास्ता क्या था? मोदी जी का रास्ता था अडानी और अंबानी को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार करवाना, और उन्होंने वो करवाया। आज अडानी अंबानी दुनिया के अमीर लोगों में आते हैं तो मोदी जी की कृपा से आते हैं। और मोदी जी की कृपा की वजह यह है कि जहां 2014 में अडानी अंबानी कहीं नहीं थे, आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में है। और उसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी? 85 करोड़ लोगों को कीमत चुकानी पड़ी, जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनको घर नहीं मिला, जिनको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली, और जिनको अब 5 किलो अनाज देने का दम्भ जो है मोदी सरकार बरती है। मोदी ने कहा कि जो विपक्ष है वो देश को टुकड़े-टुकड़े करना चाहता है। तो वो टुकड़े-टुकड़े गैंग मोदी जी के मुँह से आज पहली बार निकला। आपने देखा होगा ये टुकड़े-टुकड़े गैंग की भाषा अभी 1 महीने पहले कौन बोल रहा था? कंगना रनावत बोल रही थी। कौन बोल रहा था? ये जो अनुराग ठाकुर बोल रहे थे। अब मोदी जी ने भी उनकी जुबान पकड़ ली। यानी कि समझिए कि मोदी जी वही ककहरा पढ़ रहे हैं जो आरएसएस ने और मोदी जी ने औरों को सिखाया है। अब मोदी जी का कहना है कि पूरे देश को टुकड़ों में बाँटने के लिए विपक्ष जो है साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में वो साजिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हिंसा फैले, वहाँ पर आतंकवाद आए, वहाँ पर लोगों को मारा जाए, उनकी जान-माल की हानि हो। यानी कि मोदी जी ने 100 दिनों की अपनी एक उपलब्धि गिनाने में भी उनको कोई चीज़ याद नहीं आई जिसे वो कह सकें कि मैंने ये 100 दिन में किया है। तो आपको मैंने पहले भी कहा कि 100 दिन में मोदी जी की उपलब्धि इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी 400 सीटें नहीं आई। और 400 सीटें ना आने का जो मोदी जी को धक्का लगा है, जो उनको दिमागी तौर पर एक तरह से हताशा हो गई है, उसकी वजह से मोदी जी आज जो है पूरी दुनिया में हँसी के पात्र बने हुए। अब आपने कहा कि चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में, चुनाव हो रहे हैं जो है जम्मू कश्मीर में। मोदी जी वहाँ नहीं जाते, भाषण देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि जो गोदी मीडिया है वो मोदी जी चाहे पोर्ट ब्लेयर चले जाएँ, मोदी जी चाहे पोलैंड चले जाएँ, मोदी जी चाहे यूक्रेन चले आएँ, उनके भाषणों को वो ऐसे दिखाएँगे जैसे मोदी जी भिवानी में जाकर भाषण दे रहे हैं या जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर भाषण। तो इस समय जो है भाषण कहाँ हो रहा है, रैली कहाँ हो रही है, ये मायने नहीं रखता। जहाँ भीड़ जुटे मोदी जी वहीं अपना मजमा लगा लेते हैं और मजमा लगाकर वो ही बातें कहते हैं जो वो पुराने 10 साल से कहते आ रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मोदी जी को पता चल गया है कि वो अब कोई सीरियस बात नहीं कर सकते। सीरियस बात करेंगे तो जो नीतीश कुमार है या जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो अपना सोटा लेकर आ जाएँगे और उनको ठीक कर देंगे।
तो मोदी जी के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है और सिर्फ वो जो है विपक्ष को गाली देने में उतरे हुए। आज अमित शाह और कल भी अमित शाह के आप भाषण सुन लो, वो कहते हैं कि 370 के दिन नहीं लद गए, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। यानी कि जो भी बात कहते हैं, आप समझिए सरकार में कौन है? मोदी जी हैं। गृहमंत्री कौन है? अमित शाह हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर वो कौन है? वो आपको पता है कि मोदी जी ने जिस औरत को अपना वित्त मंत्री देश का बना रखा है, उसका आईक्यू लेवल क्या है? एक जो मामला है वो बड़ा रोशनी में आया हुआ है, बड़ा बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित भी करता है और लोगों को हराता हँसाता भी है कि एक डी श्रीनिवासन हैं, वो जो है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट्स के जो है मालिक हैं और वो होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन है तमिलनाडु की, उसके अध्यक्ष हैं। वो एक सभा में गए और वहाँ पर जो है निर्मला सीतारमण, जिनका मैं अभी ज़िक्र कर रहा था, वो वहाँ मौजूद थी और बात हो रही थी जीएसटी को कैसे सिम्प्लीफाई किया जाए। तो श्रीनिवासन ने एक सवाल उठाया और कहा कि मैडम, हमें बड़ी परेशानी होती है जीएसटी की वजह से और उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ जो कस्टमर आते हैं, वो हमसे कहते थे पहले कि हमें जो है वड़ा पाव यानी बन पाव दे दो और उसमें वो जो है मक्खन लगा होता था। तो क्रीम बन उसे बोलते हैं तमिलनाडु। तो वो बोले जी जो बन है वो सादा बन है, उसपे जो है 0 जीएसटी है। जो क्रीम है उसपे 5% है और जब उस क्रीम को बंद को काट कर उसके अंदर लगा दिया जाए तो उसपे जीएसटी 18%। तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी दिक्कत होती है और हमें क्या हमारा कंप्यूटर जो भी कई बार बड़ा परेशान हो जाता है कि किसी आइटम पे 2% है, 5% है, 10% है, 12% है, 18% है, 28% है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो हमारे ग्राहकों ने अकल लगाई, सरकार लगाए ना लगाए, ग्राहक तो लगाएगा जिसकी जेब से पैसा जा रहा है। उसने कहा कि जी आप हमें जो है बन भी दे दो और हमें क्रीम भी दे दो, हम बन में क्रीम अपने आप लगा लें। और उससे क्या होगा आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ₹10 का बन है और ₹10 की क्रीम है। तो अगर आप कहेंगे कि भई एक बन दे दो मुझे और एक क्रीम दे दो, तो वो बैठेगी ₹20 की और 5% उस पे टैक्स लगना है, तो 50 पैसे का टैक्स जो है लगेगा और कुल जो है बन और क्रीम पड़ेगी ग्राहक को ₹20 50 पैसे। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट ओनर को कहेगा भई तुम इसमें जो है अंदर इसको काट कर इसमें क्रीम लगा दो, तो बन क्रीम में 18% जीएसटी है, तो वो हो जाएगी ₹23.80 और इससे ग्राहक को तुरंत बन में क्रीम लगाने में ₹3.30 का टैक्स देना पड़ेगा और जिससे बचने के लिए लोगों ने नायाब तरीका निकाला। जिस आदमी की जेब से पैसा निकलना होता है, वो जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और उसकी कमाई जो है अय्याशी की कमाई नहीं है। सरकार अपने टैक्स कभी भी लगा देती है, कभी भी उसे घटा-बढ़ा देती है और फिर वो ये कहती है कि हमने जो ये किया है, ये जनता की भलाई के लिए किया। सरकार ये समझती है कि जीएसटी जो बड़ी धूम-धाम से वो लाई और उसका वो कैसे बताती है? वो ये बताती है जैसे पहली बार जब जीएसटी लागू हुई, तो सरकार ने कहा कि इस महीने में हमारी जीएसटी जो है 92,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। और अभी जब 2024 के चुनाव के बाद उन्होंने बताया कि हमारी जीएसटी का कलेक्शन जो है 1,92,000 करोड़ रुपए। तो लोगों ने बड़ी तालियाँ लगाई कि भई देश की अर्थव्यवस्था जो है दुगनी हो गई। अगर आप इस हिसाब से लगे तो देश की अर्थव्यवस्था अगर दुगनी हो गई, तो क्या देश के लोगों की आमदनी दुगनी हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। लोगों की आमदनी तो वहीं की वहीं है। हुआ क्या है कि जिन चीज़ों की कीमत पहले ₹10 थी, मान लीजिए अमूल का दूध जो है ₹45 था और उसपे 5% जीएसटी था। अब वो हो गया है ₹80। तो जीएसटी का कलेक्शन तो उसी हिसाब से अनुपात में बढ़ जाएगा। लेकिन लोगों के घर में जो खाने की चीज़ें हैं, जब ₹80 का अमूल का दूध वो खरीदेगा, तो आप समझिए उसके घर खाने की किसी न किसी चीज़ में उसे कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी आमदनी नहीं। अब जब ये श्रीनिवासन ने ये बात कही और ये बात जो है वीडियो में, ऑडियो में पूरी जगह सब जगह जो चली गई, तो उससे सरकार को बड़ी तकलीफ हुई। निर्मला सीतारमण को तो बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने जो है अपने बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, उनको डाँट लगाई कि श्रीनिवासन को बुला के लाओ, ये माफ़ी माँगे। श्रीनिवासन ने अगले दिन जो है निर्मला सीतारमण से मिलकर माफ़ी माँगी कि मैडम मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, आप मुझे माफ़ कर और उसकी भी जो है इन्हीं की जो महिला मोर्चे की अध्यक्षा हैं, उनका नाम भी श्रीनिवासन, उसका नाम पी. स्वामीनिवासन।
उन्होंने जो है उसकी जो क्लिप है वो जारी कर दी और उससे बीजेपी की बड़ी थू-थू हुई। कांग्रेस ने, जो स्टालिन है उन्होंने, अन्नामलाई जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, उन तक को इस पे माफ़ी माँगनी पड़ी और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो श्रीनिवासन जो होटल के मालिक हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। वो जो दूसरी श्रीनिवासन थी महिला, बीजेपी की महिला मोर्चे की, उसको बीजेपी ने पद से हटा दिया और उसको पार्टी से निकाल दिया। यानी कि अगर आपकी उपलब्धियाँ ऐसी हैं जिस पे लोग हँसते हैं पहले, फिर लोग आप पे गुस्सा करते हैं, तो सरकार को लगता है कि अपने ही पोल खोलने वाले आदमी को पद से हटा दें। तो मोदी जी की ये 100 दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि निर्मला सीतारमण का जीएसटी को लेकर मज़ाक बना। निर्मला सीतारमण जो है बड़ी विचित्र किस्म की जो है वित्त मंत्री है। उन्होंने कहा कि जो ये फैसले जीएसटी के होते हैं मैं नहीं करता, ये जीएसटी काउंसिल करता है। मैंने पहले भी कहा था जीएसटी काउंसिल में 101 सदस्य हैं। और वो सदस्य कौन है? उनमें जो है 28 तो राज्यों के जो है वो वित्त मंत्री हैं, एक निर्मला सीतारमण है और उसके अलावा बाकी 70 वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चमचे हैं। उनको जीएसटी काउंसिल का मेंबर बना दिया गया। उनका कोई चुनाव नहीं हुआ। उनको किस लिए चुना गया ये भी नहीं पता। उनको किसने तय किया ये भी नहीं पता। बस एक आदमी की लिस्ट बनाई और उसे कहा दिया आप जीएसटी काउंसिल में मेंबर बन गए। और जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उसका जो एजेंडा होता है, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। अशोक होटल में बैठक हो रही थी, 2:10 पे बैठक शुरू हुई और 2:20 पे बैठक खत्म हो गई। सब आए, नमस्ते जी, ये आपका एजेंडा है, हाँ जी, इसको स्वीकार करा, हाँ जी, स्वीकार किया, पास हो गया, बहस ही नहीं होती। और जीएसटी का जो काउंसिल है, उसका जो मैंने बताया तरीका, उसकी मिनट्स आज तक जारी नहीं हुई है। पार्लियामेंट में कोई बहस होती है, पार्लियामेंट की मिनट्स हम देख सकते हैं। पार्लियामेंट टीवी में आती है और दूसरे टीवी में आती है। हर विधानसभा की देख सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में क्या हुआ ये नहीं पता था। कहाँ हो रही है ये भी नहीं पता होता। अचानक एक दिन पता चलेगा जी जीएसटी काउंसिल की बैठक है, उससे 2 दिन पहले आ जाएगा जी फलाने में घटाया जा रहा है, फलाने में बढ़ाया जा रहा है और एक तरह से एक बंद बिल्ली को जो है थैले में से निकाल कर जनता के सामने पेश कर दिया जाता है और कहा जाता है कि काउंसिल ने फैसला किया। यानी काउंसिल किनकी धूर्तों की, मूर्खों की, उसने क्या बहस की, क्या उनका बहस में मुताबिका हुआ, उनका विचारों का वहाँ जो लोग हैं उनको जीएसटी के बारे में समझ है या नहीं? अगर मैं 100 मूर्खों को इकट्ठा कर लूँ और कहूँ जी हाथ उठाओ, तो मुझे एक चुटकुला याद आता है इस बारे में कि एक बार एक आदमी को बड़ी नींद आती, तो वो एक सभा में जो है वो सदस्य चुना गया। तो उसने उसे नींद आ रही थी, तो नींद आते हुए उससे कहा कि अगर अध्यक्ष महोदय किसी मुद्दे पर मेरी राय पूछें, तो तुम मेरा हाथ उठा देना। वो कहा जी उठा दूँगा। थोड़ी देर बाद जो है वो सो रहा था, उसके पड़ोसी ने उसका हाथ लिया और उसे उठा दिया। उठाने के बाद वो नीचे हो गया हाथ। जब उसकी नींद खुली तो उससे कहा कि मेरा हाथ तुमने उठाया था? उसने कहा हाँ। कहता है मुद्दा क्या था जिसके लिए पूछा जा रहा था कि भई हाथ उठाओ? तो बोला अध्यक्ष जी ने पूछा था कि इस सदन में कौन-कौन लोग सो रहे हैं? तो सो वो रहा था, तो उसके पड़ोसी ने उसका हाथ उठा दिया। तो यानी कि इस तरह से मोदी जी ने 100 दिन में, और 100 दिन क्या 10 साल में, 10 साल के पूरे शासन में उन्होंने संसद की गरिमा को बिल्कुल खत्म कर दिया। एक दूसरी संस्था होती है जिसका आप कोई नाम ही नहीं लेता। पहले उसका बड़ा ज़िक्र आता था सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हर जो टेंडर होता था, उसकी जाँच कौन करता था? सीवीसी करता था। हर आदमी जिसकी कोई शिकायत होती थी वो उसको कंप्लेंट कर देता था। इन्होंने ऐसे लोगों को वहाँ बिठा दिया है सीवीसी बनाकर, जो किसी टेंडर के बारे में कोई जाँच ही नहीं करते, सुनते ही नहीं। लोगों को पता है पत्थर से, दीवार से सर मारने की बात है, जो आप जो है सीवीसी के पास जाएँ और अपनी शिकायत करें। और नतीजा क्या है? सीवीसी सोता रहता है। सारे टेंडर किसको जाएँगे? अडानी को जाएँगे, अंबानी को जाएँगे, उनकी शर्तें कौन बनाएगा? अडानी अंबानी बनाएगा, बिरला बनाएँगे, टाटा बनाएँगे। और जितने भी ये सड़कें गिर रही हैं, नितिन गडकरी रोज अपनी छाती चौड़ी करके हर बैठक में कहते हैं, मैंने 50 लाख करोड़ रुपए सड़कों पे इन्वेस्ट कर 50 लाख करोड़ अपने घर से लाए थे। यानी कि देश की सेना जिस पर कि हमारे बजट का 1.5% खर्च होता है, उनको अग्निवीर लाकर खत्म करने की साजिश सरकार कर रही है, क्योंकि कहती है हमारे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। सेना में 4 साल भर्ती नहीं हुई कोरोना के टाइम में, जो 90,000 लोग हर साल भर्ती होते थे।
3 साल नहीं हुए तो 2,70,000 लोगों की भर्ती नहीं की। फिर कहा जी हम 45,000 अग्निवीरों की करेंगे। फिर कहा जी हम इनमें से इनको 25% रखेंगे, 75% निकाल देंगे। और क्यों निकाल देंगे? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो सेना के लिए पैसे नहीं है, देश की रक्षा करने वाले सिपाहियों के लिए पैसे नहीं है। हमारे पास किसके लिए पैसे हैं? हमारे पास सड़क बनाने के पैसे, 50 लाख करोड़। और जो 50 लाख करोड़ गए कहाँ? हर पुल गिर जाता है, हर सड़क में खड्डा हो जाता है, हर एक इमारत बाढ़ आती है तो उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्या चीज बह रही है? रेल की पटरियां बह जाती हैं, रेल के पुल बह जाते हैं, सड़कों के पुल बह जाते हैं, सड़कों में हर जगह गड्ढे हैं, हवाई जहाज के जो हवाई अड्डे बनते हैं वो ढह जाते हैं। अब तो आप देखिए कि राम मंदिर ढह जाता है, राम मंदिर में पानी चूने लगता है, और तो और देश की संसद में पानी चूने लगता है। और मोदी जी कह रहे हैं हमारी 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और 100 दिन की उपलब्धियां ये है। 100 दिन की उपलब्धियों पे अगर मोदी जी को इतना ही नाज है तो एक श्वेत पत्र निकाल के बता दें कि 100 दिन की हमारी ये 100 उपलब्धि है। वो नहीं बता सकते। जनता आज भी 3 मुद्दों से बड़ी परेशान है। एक महंगाई से परेशान है, एक बेरोजगारी से परेशान है, एक जो आने-जाने में जो दिक्कत है उससे परेशान है, बिजली की दर जो बढ़ गई है उससे परेशान है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही उससे परेशान है, और मोदी जी उस बारे में नहीं बोलते। और जैसा कि आपने कहा कि भई चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव में मोदी जी की हिम्मत नहीं है जाने। हरियाणा के चुनाव में गए थे, वहाँ लोग नहीं आए। अब मोदी जी की हिम्मत जो है जवाब देती जा रही है, और इसीलिए मोदी जियों या आप देखिए जो इनके स्टार प्रचारक थे, योगी आदित्यनाथ, वो तो कहीं गए नहीं। उनको आज तक कहीं नहीं बुलाया, ना जम्मू कश्मीर में बुलाया, ना हरियाणा में बुलाया। वो तो यूपी की उपचुनाव में बिजी है ना सर, यूपी उपचुनाव भी तो जीतना है। देखिए उपचुनाव का हाल ये है कि 10 सीटों का उपचुनाव है, पहले तो टाला, और अभी वहाँ के उपचुनाव घोषित नहीं हुए। भाई घोषित होंगे तभी तो बिजी होंगे। शेड्यूल आया नहीं, यानी गाँव बसा नहीं, और जुलाव में लट्ठम-लट्ठा हो रही है। योगी जी काहे में बिजी हैं जी? उपचुनाव में बिजी हैं। उपचुनाव तो शुरू ही नहीं हुए। उपचुनाव की घोषणा कराने में योगी जी के दिमाग में जो है कीड़े रेंगने लगते हैं कि भाई होगा क्या। और योगी जी को भी पता है, मोदी जी को भी पता है, सारी भाजपा को भी पता है, आरएसएस को भी पता है। और इसलिए इनका हाल क्या हो गया कि मोदी जी झारखंड में जाकर चंपई सोरेन को हाथ में पकड़ के कहते हैं इस आदमी के साथ बड़ा अन्याय हुआ, ये चीफ मिनिस्टर था, इसको हटा दिया गया। अरे भाई तुम्हारे जो वित्त साहब है अनिल विज, वो हरियाणा में रो रो के कह रहे हैं, पहले तो रोते रहते थे, अब वो कह रहे हैं कि मैं सबसे सीनियर आदमी हूँ, मेरा हक बनता है हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का। उनको कहते हैं वो चुप रहे, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। वो कहते हैं कि मेरे को जो है सब लोग आके कहते हैं जी आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो यानी कि अपने यहाँ तो तुम्हारे यहाँ कोई राम राज्य नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हेमंत सोरेन का राम राज्य होना चाहिए। हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के साथ बड़ा अन्याय किया। अरे मोदी जी तुमने तो अडवाणी के साथ अन्याय कर दिया, तुमने मुरली मनोहर जोशी के साथ अन्याय कर दिया, तुमने और दूसरे नेताओं को घर पे बिठा दिया। तो ऐसी हालत में मोदी जी को कोई हक नहीं बनता कि वो दूसरे को कहे कि भई तुम जो है कैसे राजनीति करो। तो ऐसी हालत में जनता को एक बात साफ समझ आ रही है, जनता को साफ पता चल रहा है कि मोदी जी की झोले में अब कुछ बचा नहीं। और मोदी जी के झोले में कुछ नहीं बचा तो लेकिन मोदी जी की मजबूरी है कि प्रधानमंत्री हैं, स्टार प्रचारक हैं, नंबर 1 के प्रचारक हैं, तो जहाँ भी जाएँगे, नहीं जाएँगे तब भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो उनका एकमात्र एजेंडा है कांग्रेस को गाली दो, पूरे इंडिया गठबंधन को गाली दो, पूरे इंडिया गठबंधन के लोगों को गाली देने के लिए नए-नए तर्क गढ़ो। अब देखिए मोदी जी तो नहीं लड़ पा रहे, तो उन्होंने क्या किया, जगदीप धनखड़ जो कि देश के माननीय उपराष्ट्रपति हैं, वही राहुल गांधी से पूछते रहते हैं सवाल। ये उपराष्ट्रपति पद को शोभा नहीं देता कि उपराष्ट्रपति कहें जी राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने ऐसी गलत बात कह दी। अरे या तो एक डिबेट करा लो, जगदीप धनखड़ और राहुल गांधी की एक डिबेट हो जाए, पता चल जाएगा कौन बातों की खाता है, कौन जो है लातों की खाता है, कौन जो है झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। तो या तो एक डिबेट जो है जगदीप धनखड़ की होनी चाहिए राहुल गांधी के साथ, या राहुल गांधी की एक डिबेट जो है ओम बिरला से होनी चाहिए, वो भी बड़े चौंच खोलते रहते हैं। या एक राहुल गांधी की डिबेट हो जाए मोदी जी के साथ, तो पता चल जाएगा कि मोदी जी में कितना गुण है और राहुल गांधी में कितना गुण है। लेकिन ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि गोदी मीडिया राहुल गांधी की भूल को भी भूल बनाने में लगा रहता है, चाहे हो या ना हो। तो मुझे लगता है आने वाले समय में एक चुनौती मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि एक बार
इन सबके लिए कुर्सियां लगाई जाए और उन्हें बुलाया जाए और कहा भाई आपस में तुम फैसला कर लो, एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी करते हो ना, कि जैसे बाली और राम की कहानी आती है कि सुग्रीव के हित में राम ने जो ताड़ का पेड़ था उसकी आड़ में बाली पे तीर चलाए और बाली को मार दिया। तो ये एक तरह से छद्म था जिसका कलंक जो है राम को लगा। तो मोदी जी भी या तो कभी तो कई बार तो शिखंडी के पीछे खड़े हो जाते हैं और कई बार वो जो है ताड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं और वो समझते हैं कि मैं जो है हर तरह से नायक हूँ। सच्चाई है कि जनता को पता है कि मोदी जी धीरे धीरे उनका कद भी खत्म होता जा रहा है, उनकी बुद्धि भी खत्म होती जा रही है, उनके शब्द भी खत्म होते जा रहे हैं, उनकी हिम्मत भी खत्म होती जा रही है और उनका साहस है वो भी खत्म होता जा रहा है, चेहरे का तेज भी खत्म होता जा रहा है और धीरे धीरे आप समझिए मोदी जी सुकड़ते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, डिमिनिशिंग। जैसे बत्ती होती है ना, मोमबत्ती जलाएंगे आप तो 2 4 6 घंटे जलने के बाद वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो मोदी जी का कद भी मोमबत्ती की तरह कम होता जा रहा है, ये बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक सवाल केजरीवाल सरकार पर भी है कि क्या दिल्ली का क्या अपडेट है इस बारे में, लोग सवाल कर रहे हैं। देखिए मैंने कल भी कहा था कि केजरीवाल क्या करेंगे ये ना तो भगवान को पता है ना केजरीवाल। केजरीवाल वो पहलवान है जो मौके पे कुछ भी कर सकते। तो वो कल क्या करते हैं उस बारे में अगर हम कयास लगाएं तो वो ये ऐसे ही है कि भाई आप ये कहें कि मोदी जी कल को क्या करेंगे। राजनीति जो है कयासों का खेल नहीं है। केजरीवाल कल जो करेंगे वो सबके सामने आएगा, फिर लोग हम उस पर विचार करेंगे कि क्या उन्होंने ठीक किया क्या गलत। क्योंकि केजरीवाल किसी से सलाह नहीं लेते। केजरीवाल भी वही है कि खुद आए, खुद ही वो एक तरह से राजनीति के मैं कहूँगा किशोर कुमार हैं। वही गाना लिखेंगे, वही गाना गाएँगे, वही एक्टर हैं, वही प्रोड्यूसर हैं, वही डायरेक्टर हैं, वही जो है उसके फ़िल्म में एडिटर हैं। वो सारे काम जो किशोर कुमार करते थे, वो केजरीवाल करते हैं। तो केजरीवाल कल क्या करेंगे ये मैं नहीं कह। चलिए सर, वो तो कल के बाद हम आपसे अपडेट जरूर लेंगे, साथ बैठकर ले लेंगे हो सकता है। और आज आपको लोगों को मजा भी आया होगा क्वालिटी के साथ में, तो अच्छा फुल स्क्रीन भी देखने को मिला होगा, थोड़ा सुधार किया। ये चीज़ें बरकरार आगे रखेंगे हम, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर।